नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं जयप्रकाश शर्मा जुड़ चुका हूं। यूपी मांगे उत्तर लेकर हाजिर भी हो चुका हूं। आज का मुद्दा क्या है? मुद्दा पढ़ लीजिए, दलित प्रदाव। यहाँ यूपी में चुनावी सुगबुगाहट है और ऐसे में दलित प्रदाव संत की छाप। आज इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार दलित वोट बैंक को अपने पाले में डालने के लिए पार्टियां क्या क्या कुछ प्रयास कर रही हैं। कल वाराणसी में बीजेपी एक बड़े जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करने जा रही है। संत रविदास की जन्मस्थली से बीजेपी समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। माना जा रहा है कि इस अभियान के सहारे 2027 को साधने की तैयारी कर रही है। कल गुरु पूर्णिमा के मौके पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम योगी संत रविदास की जन्मस्थली से समरसता अभियान की शुरुआत करेंगे। तो अभियान के जरिए बीजेपी की कोशिश है कि न सिर्फ सामाजिक संदेश देने की होगी बल्कि 2027 चुनाव में जातीय समीकरण साधने की भी होगी। बीजेपी अभियान को भले ही इसे एक समरसता अभियान बता रही है, लेकिन विपक्ष इसे कोरी राजनीति बता रहा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी चुनावों में फायदा देखकर ऐसे ही महापुरुषों को याद करती है। वहीं राजनीति के जानकार इसे सामाजिक संदेश के साथ साथ दलित समाज के बीच बीजेपी की पकड़ और मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यह है, क्या अभियान के बहाने बीजेपी का फोकस दलित वोट बैंक पर है? क्या 2027 विधानसभा चुनाव बीजेपी दलित मतदाताओं में और पैंठ बनाने में सफल होगी? क्या मायावती का कोर वोटर कहे जाने वाले मतदाता बीजेपी का रुख करेगा? क्या बीएसपी प्रमुख मायावती की सोशल इंजीनियरिंग की एक बार फिर कामयाब होगी और या समाजवादी पार्टी का पीडीएफ फॉर्मूला एक बार फिर से सफल साबित होगा? ऐसे ही कुछ सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। बल्कि उनकी निगाहें 2027 के समीकरण साधने पर भी होंगी। संत शिरोमणि गुरु रविदास के 850वें प्रकाश पर्व वर्ष के मौके पर काशी से बीजेपी समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत करने जा रही है। संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर से अभियान का शुभारंभ होगा। कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। इस दौरान सीर गोवर्धनपुर की पवित्र मिट्टी से भरे 131 कलशों का पूजन होगा। पूजन के बाद सभी कलशों को अलग अलग राज्यों के लिए रवाना किया जाएगा। 27 राज्यों से आई बीजेपी की प्रतिनिधि टोलियां पवित्र कलश को लेकर अपने अपने राज्यों में जाएंगी। समरसता संकल्प अभियान 29 जुलाई से शुरू होकर 20 फरवरी तक चलेगा। यानी बीजेपी का समरसता संकल्प अभियान करीब 7 महीने चलेगा। बीजेपी का दावा है कि इस अभियान को समाज में भेदभाव खत्म करने के लिए चलाया जा रहा है। इस दौरान 29 जुलाई से 10 सितंबर के बीच 21,000 जगहों पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। 29 जुलाई को देश के 51,000 मंदिरों में दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। काशी के रविदास घाट पर 11,000 दीपों की भव्य दीपावली सजेगी। 10 सितंबर तक 21,000 चिन्हित स्थानों पर गुरु रविदास कलश वंदन और समरसता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 5 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच जालंधर से वाराणसी तक समरसता यात्रा निकाली जाएगी। 26 नवंबर से 15 जनवरी 2027 तक छात्रावास संपर्क अभियान चलाया जाएगा। बीजेपी का कहना है कि इस अभियान के सहारे सामाजिक न्याय, समानता और संत रविदास जी के विचारों को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया कि गुरु पूर्णिमा एक अच्छा दिन है और गुरुओं का सम्मान उसी दिन से होता है। तो 29 जुलाई से और 20 फरवरी संत रविदास जी की जयंती तक ये लगातार अभियान चलेगा। इस अभियान का नाम होगा संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज सामाजिक समरसता संकल्प अभियान। ये पूरा कार्यक्रम होगा। संत रविदास दलित समाज से आते हैं और चुनाव से ठीक पहले महापुरुषों की जयंती के जरिए बीजेपी कहीं न कहीं दलित वोट की घेराबंदी करती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। अगर हम दलित वोटरों की बात करें, यूपी में करीब 21% के आसपास दलित वोटर हैं। 84 सीटें आपको बता दें कि ये दलितों के लिए रिजर्व है। अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो बीजेपी और उसके गठबंधन मिलकर फायदेमंद रहे। समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा सीटें नहीं मिली। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में दलित चला गया समाजवादी पार्टी की तरफ, यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जब गठबंधन हुआ तो उसका फायदा हो गया। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं दीपक सोनकर साहब। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस की प्रवक्ता अनु पासवान हमारे साथ हैं। दलित चिंतक काली चरण जी हैं। राजनीतिक विश्लेषक संदीप श्रीवास्तव हैं हमारे साथ। वरिष्ठ पत्रकार सैयद मौजिज साहब हैं और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दीपक सोनकर साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं। आप समरसता अभियान चला रहे हैं, आपको लग रहा है दलित वोट बैंक आपके साथ आ जाएगा?
देखिए जेपी जी, भारतीय जनता पार्टी के साथ सबका विकास है। भारतीय जनता पार्टी के साथ हर वर्ग है। ये जो आपने सवाल किया कि दलित वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएगा, दलित वोट बैंक तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ, दलित वोट बैंक तो पहले से ही सरकार। नहीं, दीपक सोनकर साहब, लोकसभा में देखिए पीडीए चल गया था और दलित वोट चला गया था। आपको आप देख लीजिए, अगर मैं सीटों की बात करूं तो आपको 8 मिली थी, उनको 7 मिल गई थी लोकसभा, जो दलित सीटों पर, जहां पर दलितों का सबसे ज्यादा असर है। देखिए जेपी साहब, मैं इसी बात का आपका जवाब दूंगा। फिर मैं जरूर जिस तरीके से संत शिरोमणि संत गुरु रविदास जी के विचारों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी उनके 650वीं जन्म जयंती के अवसर को मनाने का काम कर रही है, जो कि 29 जुलाई से लेकर के 20 फरवरी तक किया जाएगा। जहां तक कि आप वोट बैंक की बात कर रहे हैं, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो दलित महापुरुष हो, चाहे वो किसी भी महापुरुष की उसकी जयंती मनाने का काम किया है। उसके उत्सव को, उनके विचारों को, उनके किए गए कार्यों को, उनके द्वारा दिए गए जाति और भेदभाव को मिटाने गए कार्यों को लगातार उनके बीच में, जनता के बीच में, छात्रों के बीच में, युवाओं के बीच में ले जाने का काम किया है। इन सब बातों को हमेशा से राजनीतिक चीजों से नहीं जोड़ना चाहिए। समस्या क्या है कि जिनके मन में हमेशा से महापुरुषों के अंदर राजनीति रही हो, राजनीति तो जेपी साहब इन लोगों ने करी थी कि उन्हीं महापुरुषों का नाम, उन्हीं दलितों महापुरुषों का नाम जिलों से बदल दिया गया, उन्हीं महापुरुषों के नाम पर बने हुए पार्कों को तोड़ दिया गया, उन्हीं महापुरुषों के नाम पर बनी हुई मूर्तियों को तोड़ दिया गया, उन्हीं महापुरुषों का अपमान किया गया। आज वही भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसे संत शिरोमणि संत रविदास जी महाराज हो, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब हो, संत बाबा साहब वाल्मीकि साहब हो, महर्षि वाल्मीकि जी हो, तो लगातार ऐसे जो भी बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है। मैं इस पर एक रिएक्शन ले लेता हूं, रुकिए दीपक सोनकर साहब। दलित चिंतक है कालीचरण जी, कालीचरण जी देखिए, ठीक है, मैं हो गई बात, समझ गए सर, आप सम्मान दे रहे हैं, समझ गए, बस आपकी बातों का इशारा ही समझ रहे हैं सर। कालीचरण जी, आप मानेंगे कि बीजेपी सरकार बाबा साहब के, अंबेडकर का, उन्होंने बहुत सारा महापुरुष के तौर पर बहुत सारे, जब भी कोई उनकी जयंती आती है तो वो बहुत बड़े कार्यक्रम करते हैं। आप देखिए संत रविदास जी के लिए भी अब वो एक नया अभियान चला रहे हैं, समरसता संकल्प अभियान चला रहे हैं, तो ये तो तारीफ करेंगे कि आप दलित महापुरुषों को याद कर रही है बीजेपी, चाहे आप वोट बैंक के लिए कर रही है, लेकिन कर तो रही है ही ना। देखिए, आपने एक सार्थक बहस रखी है, अच्छी बात है, और इस बहस में आपने मुझे भी बुला लिया, मुझे अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। आदरणीय सोनकर साहब बहुत अच्छे वक्ता हैं और हमारे ही समाज के व्यक्ति हैं, विद्वान हैं। उन्होंने कहा कि जो पिछली सरकार थी उसने जिले जो थे महापुरुषों के नाम पर बदल दिए थे, नाम बदल दिए थे, तो क्या भाजपा ने, सोनकर साहब से जानना चाहूँगा, क्या उन जिलों को बहाल कर दिया? बेहतर तो ये होता कि माननीय मुख्यमंत्री कल पहुँच रहे हैं गुरु पूर्णिमा पर, तो सबसे पहले भदोही को ज्यों का त्यों गुरु रविदास जी के नाम पर जिला घोषित कर दें। किसने प्रतिबंध लगाया है भाई इन पर? ये तो माहिर हैं नाम बदलने में। तो सबसे पहला काम इन्हें ये करना चाहिए, सबसे बड़ी श्रद्धांजलि ये होगी और शुरुआत में अच्छा मैसेज जाएगा इस समाज पर कि जो जिले बहाल के, जो बहन जी ने बनाए थे महापुरुषों के नाम पर, उन सबको बहाल कर दें। और सबको बहाल ना करें तो कम से कम गुरु रविदास जी को जब याद कर रहे हैं, एक शुरुआत कर रहे हैं, तो एक सार्थक मैसेज दीजिए कि हमने भदोही को, जो बनारस से बहुत नजदीक है, गुरु रविदास जी के नाम पर बहाल कर दिया है। ये कर ले, रात में विचार विमर्श कर ले, अच्छी बात नहीं, समय है। दूसरा ये है कि जिस नहीं, ठीक है, नहीं, बहुत अच्छी बात, नहीं, आपने बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट उठाया कालीचरण जी। और अगर घोषणा हो गई तो फिर दलित देखेगा, फिर क्या बीजेपी साथ खड़ा हो जाएगा? देखे क्यों नहीं देखेगा भाई? यदि देखिए, भजन गाने से, त्राय निकालने से कुछ नहीं होने वाला। कितने उत्तर प्रदेश में डीएम बनाए हैं, कितने कुलपति बनाए हैं, कितना उनको प्रतिनिधित्व दिया गया है। और जाटो समाज जहां वो आते हैं, उस समाज का एक उप मुख्यमंत्री बना दें, ये भी कर दें, समय रहते 1 साल बचा है, ये अच्छा रहेगा। 2 मैसेज जाएंगे, अरे भाई कम से कम वो उतनी आबादी जो दलितों की है, एक उप मुख्यमंत्री का हक तो बनता है। ब्राह्मणों को बना दिया है, जाकर के अब ओबीसी को बना दिया। 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री जिस समाज से रही हो, एक उप मुख्यमंत्री की दरकार नहीं हो सकती है। ये करिए कुछ जिससे कि पावर दिखे। चलिए जल्दी से एक बार दीपक सोनकर साहब जवाब दीजिए, फिर मैं अनूप आसमान का रुख करूंगा। दीपक सोनकर साहब।
देखिए, मैं वही बात कह रहा हूँ जो आदरणीय कालीचरण जी साहब ने कहा। निश्चित रूप से पार्टी जो भदोई वाले विषय को कहा है, संत गुरु जयंती जी के नाम पता है, उस पर भी विचार करेगी। मगर सवाल ये भी खड़ा होता है कि उन पार्टियों को भी ध्यान में रखना चाहिए जिन्होंने लगातार उनका अपमान किया हो। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से उन्होंने नाम बदले, देखिए नाम किन्होंने बदले ये तो समझना चाहिए। इन्होंने उन्हीं महापुरुषों का अपमान किया, आज वही कौन उन्हीं महापुरुषों का सम्मान करने का काम कर रहा है। और सारी बात तो ये है, आज जो दलित समाज है, वर्ग है, वो देखता है कि किसने उनको योजनाओं से जोड़ा है, उसने उनको लाभार्थी बनाने का काम किया है, किसने चाहे वो अभय उदय कोचिंग के माध्यम से आज SC/ST के बच्चे भी बैंक पीओ। ठीक है, देखिए ये बात सही है, ठीक है कालीचरण जी, देखिए आपने ये बात वैलिड पॉइंट उठाया, लेकिन बहुत सारी योजना ऐसी हैं जो दलितों के नाम पर योगी सरकार में चल रही हैं। चाहे वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर जो जीरो पॉवर्टी वाला है मिशन, वो चल रहा है। संत रविदास के नाम पर आपको बता दें लेदर पार्क के विकास से जुड़ी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। माता शबरी के नाम पर भी चल रही हैं। संत माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर भी लेदर, जिसको 4 बार सत्ता का स्वाद लग गया हो उसको लेदर फैक्ट्रियां छोड़िए, इसको संभालिए। हाँ, ब्राह्मण ठाकुर संभाले लेदर फैक्ट्रियां। माता अहिल्याबाई होलकर को भी लेकर बहुत सारी योजनाएं इन्होंने चलाई हैं। बात ठीक है, वो आपने भाई हम तो कहते हैं कि जो हमारे संत गुरु रविदास जी हैं कि सबको अन्न मिले, सबको स्वाधीनता मिले, जाति का विनाश हो, इसके लिए नारे लगाएंगे। कल से मुख्यमंत्री घोषणा कर दे कि जाति विनाश के लिए यात्रा चालू हो रही है। चलिए मैं अनु पासवान का रुख कर लेता हूं। अनु पासवान जी, कैसे देखते हैं बीजेपी के समरसता संकल्प को, आप कैसे देखते हैं? ठीक है कालीचरण जी रुकिएगा, मैं आ रहा हूँ रुकिए। अनु पासवान का एक रिएक्शन हो जाए, फिर मेरे बाकी मेहमान। जी बिल्कुल जी। सबसे पहले आप सभी लोग को नमस्कार। देखिए, मैं तो बस यही कहूंगी कि बीजेपी लगातार जिस तरीके से बीजेपी सरकार में जिस तरीके से SC/ST का शोषण हो रहा है, किसी से छुपा नहीं है। सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न बीजेपी सरकार में ही बढ़ा है और ये पूरे आंकड़े कह रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमने शुरू से ही सभी वर्ग का सम्मान किया। भैया, आपने शुरू से सभी वर्ग का सम्मान किया, तब आप ये भी बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती क्यों रुकी थी, उसमें आरक्षण का पूरी। आज मैं पढ़ रहा था मैडम, वो शुरू कर दिए, शायद तैयार है, मैंने सुना है। आज पढ़ रहा था मैं कहीं अखबार में। एक मिनट कि वो सबसे और उसमें कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, तब जाके ये लोगों ने उसमें संशोधन का नाम लिया, वरना उसमें आरक्षण का पूरा धज्जिया उड़ा दिया गया था। इसलिए वो शिक्षक भर्ती अभी तक अटकी पड़ी है। और आप ये भी देखिए ना, उच्च शिक्षाओं में हर विश्वविद्यालय से लेकर हर जगह कितने SC/ST के इन लोगों ने नियुक्तियां की है। सब जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हर पूरे आरक्षण की धज्जियां उन लोगों ने उड़ाई है। कहीं ना नियुक्ति हो रही है SC/ST सीटों पे, और उत्पीड़न के नाम पे दलितों का जिस तरीके से शोषण हो रहा है, ये भी किसी छुपा नहीं। आए दिन कभी घोड़ी चढ़ने पे लेके दूर के दूल्हे को मार दिया जा रहा है। नहीं, अनु पासवान जी देखिए, आप सपा के साथ मिलकर लड़ते हैं, लेकिन उन्होंने देखिए एक पॉइंट। दीपक सोनकर साहब, दूंगा मौका भी, और भी 2 मेहमान रहेंगे, फिर आऊंगा आपको ही बोलने का मौका दूंगा, क्योंकि सरकार में आप ही हैं तो जवाब देंगे। लेकिन आपने अनु पासवान जी, आप देखेंगी तो आपको खुद समझ में आएगा, क्योंकि भाई यही आरोप लगे समाजवादी पार्टी पर कि दलितों के प्लॉट कब्जा लेते थे, दलितों से मारपीट होती थी, दलित रेहड़ी खोमचा लगाता था, उसको रेहड़ी खोमचे नहीं लगाने देते थे। दलित महापुरुषों के नाम पर मायावती ने, देखिए कालीचरण जी खुद बता देंगे, इन्होंने आके अखिलेश यादव ने उनको फिर बदल दिया। तो उसमें ही कौन सा फायदा हुआ? समाजवादी पार्टी ने कौन सा फायदा किया, आप बताइए। नहीं, देखिए स्पष्ट तौर पे मैं ये बात कहना चाहूंगी कि अभी अगर हम बात कर रहे हैं वर्तमान की, तो वर्तमान की बात आप वर्तमान में ही आप देखिए ना। आप दलित उत्पीड़न की अगर मैं बात करें, क्या समाजवादी पार्टी में समय से लेके आंकड़े क्या घट गए हैं? क्या आंकड़े तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इन्होंने कौन सा उसमें संशोधन कर दिया या कौन सा उसमें फर्क पड़ गया? आज भी सबसे ज्यादा FIR हो रहे हैं इस बात, और FIR में उसको तो सिर्फ कुछ ही चीजें है, कई चीजें तो FIR भी नहीं लिया जाता है। और ये लगातार उत्पीड़न से सिर्फ बढ़ते जा रहे हैं। हर जगह आरक्षण का धज्जिया क्यों उड़ाया जा रहा है? नियुक्तियों से लेके हर जगह ये लोग किसी भी चीजों में लोग आरक्षण लागू नहीं करना चाहते। इसीलिए तो लगातार प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन इसीलिए हो रहा है कि वहां पे आरक्षण लागू ना करना पड़े। सरकारी तंत्रों को नाश करते चले जा रहे हैं। चाहे आप विश्वविद्यालयों में लीजिए, भर्तियों को लेके लीजिए, चाहे नौकरियों में लीजिए। क्या प्राइवेटाइजेशन, आउटसोर्सिंग, गेस्ट फैकल्टी, कंट्रेक्चुअल बेस्ड
ये सब चीजें क्यों ये सब ला रहे हैं भाजपा सरकार? क्योंकि वहां पे ठीक है। आरक्षण ही लागू ना करना पड़े। और ये जो श्रेणी है SC ST और चल मैं जल्दी से आ रहा हूं। मैं अनुपासपा जी, मैं दोबारा मौका दूंगा। सैयद मौजिद साहब हैं। मौजिद साहब, कैसे देखते हैं इस राजनीति को आप? क्योंकि ये राजनीति सिर्फ और सिर्फ दलित वोट बैंक की है। देखिए, अगर पुराना बैकग्राउंड आप देखें, अगर आप चुनाव को 12 से आकलन करेंगे और 22 तक आएंगे, तो कभी ये दलित वोट बैंक मायावती का हार्डकोर वोट बैंक होता था, लेकिन ये धीरे धीरे खिसका। 17 में ये धीरे बीजेपी के पास आ गया, 22 में भी बीजेपी को मिला ठीक ठाक, और मायावती से पूरी तरह से छिटक गया। और लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा आपने कि पीडीए का जो नारा था वो अखिलेश यादव का हिट रहा, जिसमें कांग्रेस और अखिलेश यादव मिलकर लड़े। अब आप कैसे देखते हैं इस लड़ाई को? देखिए, दलित जो वोट है उसमें, या दलित जो वर्ग है उसमें कश्मकश है। कश्मकश ये है कि वो किसके साथ जाएं, क्योंकि लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के आउटरीच प्रोग्राम है, खासकर जो राशन का वितरण है उसमें उनको बहुत ज्यादा फायदा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी का पीडीए है और मायावती इस बार नए सिरे से तैयारी कर रही हैं। लेकिन जहां तक दलित वर्ग में कश्मकश की बात है, किसके साथ जाएं, लेकिन 24 में उन्होंने जिस तरह से दिखाया है कि वो संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर ज्यादा सजग है, ना कि राशन और अन्य चीजों पे जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम सरकार की तरफ से चल रही जी है, और संविधान का जो मसला है, और बीच में जो भारतीय जनता पार्टी ने कई पार्टियों में तोड़फोड़ की है, उसका भी असर देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये एक मैसेज जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो 2/3 मेजोरिटी मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर रही है, खासकर जो टीएमसी में तोड़फोड़ हुई या शिवसेना में हुई, उसके बाद से ये वर्ग फिर से सजग हो रहा है कि आखिर इतना जल्दी में बीजेपी क्यों है और बीजेपी क्यों। मौजिद साहब एक और मैं सवाल, क्योंकि अभी आपने जिक्र भी किया, लेकिन अब आप ये अब जो 27 का चुनाव है, आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी की तरफ दलित वोट बैंक दिखेगा, जाएगा? क्योंकि ये लोग कहते हैं कि काट के हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, संविधान के नाम पर बरगलाया गया, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, जबकि ऐसा हुआ नहीं। और कुछ उपचुनाव हुए, कुछ राज्यों में आपने देखा, बिहार में चुनाव हुए, और वो उसमें फायदा हुआ बीजेपी के साथ, वहां भी दलित गया। देखिए, 2017 में जो भारतीय जनता पार्टी का मैसेजिंग था वो साफ तौर पे था कि दलित वर्ग को उन्होंने समाहित किया अपने साथ, और उनको ये मैसेज देने की कोशिश की कि वो भी हमारे समाज से, इसलिए 2017 में उनके पास एकदम ब्रूट मेजॉरिटी आई। लेकिन 2022 में उसमें कमी आई। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा, भारतीय जनता पार्टी का जो पकड़ इस वर्ग में है वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। अब कमजोर हो रहा है तो वोट, और कमजोर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कमजोर 24 में नजर भी आया। मैं हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संदीप श्रीवास्तव भी बैठे हुए हैं। संदीप साहब, आप कैसे करेंगे बीजेपी का ये जो समरसता संकल्प है, इसका आकलन कैसे करेंगे? और दूसरा, जैसे अभी क्योंकि दलित वोट बैंक की लड़ाई है, 21% के आसपास यूपी में पड़ता है, 84 सीटें बताया जाता है कि आरक्षित है दलित के लिए, लेकिन पीडीए फॉर्मूला 2024 में हिट हुआ। खबरें ऐसी है कि अखिलेश यादव सामान्य सीटों पर भी दलितों को मौका दे सकते हैं। ये बीजेपी के लिए कितना और कितना आप इसको विश्लेषण करेंगे कि दलित किधर जा सकता है? देखिए, वर्तमान स्थिति में और 24 की स्थिति को देखते हुए अभी ये कह पाना मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी हो जाएगा कि दलित वोट बैंक किसके साथ जाएगा। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है, पंजाब एक बड़ा राज्य है जहां दलितों का एक बड़ा वोट बैंक है। तो इस संत रविदास की समरसता जो महाअभियान, जो संकल्प यात्रा जो चल रही है, जो कल से शुरू हो जाएगी, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी कालीचरण जी कह रहे थे या अनु पासवान जी कह रही थी, वो ये है कि क्या आज की डेट में वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए क्या दलित बीजेपी के साथ जाने में अपने आप को सक्षम मान रहा है? और जो परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में है, चाहे वो बहन मायावती जी हो, चाहे चंद्रशेखर रावण हो, या अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं, क्या वो ये जो 20 से 22% वोट बैंक है, अगर उसमें सेंधमारी कर पाते हैं तो बीजेपी का, चूंकि पीडीए का 24 का चुनाव आपने देखा है कि उन्होंने जिस तरीके से लड़ा है, दलित वोट बैंक कहीं ना कहीं शिफ्ट हुआ है। तो ये शिफ्टिंग कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। इस चुनौती से बीजेपी कैसे निपटती है? और जो कालीचरण जी जो बड़ा प्रश्न उठा रहे थे कि आखिरकार ऐसा क्यों नहीं बीजेपी कर पाई कि एक दलित उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में दे पाई, तो ये बड़ा क्वेश्चन है। और मुझे लगता है इसको बड़े कैनवस पे देखना भी चाहिए कि दलितों को अगर आपको अपनी ओर शिफ्ट करना है
तो सामाजिक समरसता तो एक अच्छा विषय है। आप देख सकते हैं कि मायावती जी के बाद उत्तर प्रदेश में किसी को भी इस तरह की कमान नहीं मिली जिस तरीके से वोट बैंक उनके साथ शिफ्ट हुआ। बीजेपी को वोट बैंक मिला है, लेकिन ओवरऑल अगर आप 24 की कंपैरिजन में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में दलितों का वर्तमान में मुझे लगता है। लेकिन संदीप जी ऐसा नहीं है कि योजनाओं का तो देखिए, योजनाओं का तो दलितों को काफी फायदा दिया। जैसे अभी सैयद मौजिद साहब ने कहा, चाहे वो राशन की बात हो, पक्के मकान की बात हो, घर घर में शौचालय की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड योजना हो, वो गरीबों तक पहुंचाने की कोशिश की सरकार ने। जी, जो लाभ मिल रहा है, लेकिन उनके माइंडसेट में जो खामियां हैं उन खामियों पर भी बीजेपी को काम करने की जरूरत है। अगर मान लीजिए कि चाहते हैं कि कंबाइंड वोट बैंक उनके साथ जुड़ जाए, क्योंकि पीडीए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव एक बड़ी चुनौती के रूप में 27 में उभरेंगे। वर्तमान परिस्थितियों की मैं बात कर रहा हूं, आज जो देश की स्थिति है उसके अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को ये तय करना होगा कि दलित वोट बैंक। चलिए ठीक है सोनकर साहब आप अन्नू पासवान जी की बात पर कुछ कहना चाह रहे थे अब, और कालीचरण जी ने भी कहा कि भाई ठीक है दलित वोट बैंक चाहिए, तो दलित वोट के लिए कुछ ऐसा बड़ा तो करिए आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप देखिए कि अगर उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल की सूची आप देखेंगे तो दलित समाज में कैबिनेट मंत्री से लेकर के चाहे बेबी रानी मौर्य की बात हो, बेबी रानी मौर्य जी की बात हो, असीम अरुण जी की बात हो, दिनेश कटिक मंत्री जी की बात हो, लक्ष्मीराज गौतम जी की बात हो, तो सबको नेतृत्व देने का काम किया। और जहां तक की बात अभी मैंने वरिष्ठ पत्रकार की बात, हर स्तर पर हर वर्ग का ध्यान कैसे भी काम किया जा रहा है। दूसरी बात, मैं भी दलित समाज से बिलोंग करता हूँ, उसी जगह के बीच में रहकर के सकता हूँ किसी के लिए, चाहे वो दलित समाज हो या कोई वर्ग हो, सबसे महत्वपूर्ण है उसकी मूलभूत सुविधा का काम करेगा, उसके घर के आवास की चिंता करेगा, अच्छी सड़क की चिंता करेगा, अच्छी बिजली की चिंता करेगा, अच्छे स्वास्थ्य की चिंता करेगा। वो सब क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। और दूसरी ओर आज वही दलित समाज ये भी देखता है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं 24 के अंदर जो आरक्षण के नाम पर और जो संविधान बदलने के नाम पर लोगों को डाइवर्ट किया गया, मगर ये दोबारा डाइवर्ट होने वाला नहीं है। चलिए यही बात अनुपास जी, अब नहीं होगा, जो पीडीएफ फॉर्मूला चल गया ना लोकसभा में, अब नहीं चलेगा। देखिए दूसरी बात, जैसे इन्होंने 19 संतों का अपमान किया है, हमने 19 संतों दलित समाज के प्रमोशन पर, मगर मुझे ये तो बता दीजिए ना कि बीजेपी सरकार में, भाजपा सरकार में कितने दलित समाज से कितने ज्यादा नियुक्तियां की गई, आरक्षण का कितना फॉलो किया गया, आरक्षण को कितना लागू किया गया, 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला तो आपके सामने है ही। और आप साथ साथ ये भी बताइए ना कितने राजस्थान के अंदर दलित समाज के साथ में करके दलित उत्पीड़न जिस रेशियो से बढ़ रहा है वो भी तो आपको पता नहीं होगा। आप दलित समाज से आते तो आपको और बोलना चाहिए कि मैं खुद दलित समाज से आता हूँ, बीजेपी में क्यों 2015 के अंदर दलित समाज के प्रमोशन के आरक्षण पर रोक लगाने का काम किया था? क्यों उन्होंने इटावा के अंदर जो दलित किसानों को ट्रैक्टर से कुचल करके हत्या कर दी थी समाजवादी पार्टी के लोगों ने, और उस पर कोई एफआईआर कोई मुकदमा नहीं होती? क्यों उन्होंने बाबा साहब के पार्कों को तोड़ने का काम किया था? क्यों उन्होंने बाबा साहब? ठीक है, ये राजनीतिक बहस हो गई। अब तो दीपक शंकर साहब रुकिए, अनुपास पर कालीचरण जी आप बताइए ना, अब दलित किधर जाएगा, क्योंकि मायावती भी एक्टिव हो रही हैं, और आपको लगता है कि दलित को भी बीजेपी को मौका देना चाहिए फिर से? भाई सुरक्षा भी है, व्यवस्थाएं भी बदली हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं, तो वो दलित को इधर देखना चाहिए, या आपको लगता है नहीं अखिलेश की तरफ देखे, या आप चाहते हैं कि मायावती का जो कोर वोटर रहता है कि मायावती के साथ मजबूत पक्ष आए, और क्यों आए? देखिए, आपने कहा कि दलित किधर जाएगा, दलित संविधान की ओर जाता रहा है और संविधान की ओर ही जाएगा। संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करने वाले, शैक्षणिक संस्थाओं को कमजोर करने वाले, इन लोगों के साथ तो दलित कभी नहीं रह सकता है। एक बच्चा पढ़ा लिखा दलित, और जाटव समाज यहाँ का बहुत सभ्य है, जानता है, उसने सत्ता का 4 बार स्वाद चखा है, उसको ऐसे ही नहीं बनाया जा सकता है। और बहन जी भी सक्रियता से खड़ी हो रही हैं, तो निश्चय ही यदि वो इस प्रदेश में आप बहुत ही वरिष्ठ हैं, आप बहुत ही वरिष्ठ हैं, मगर सबसे बड़ी बात यह खड़ी होती है कि दलित समाज में भी आप जो बांटने का काम कर रहे हैं, एक वर्ग को बांटने का काम कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। हमारे लिए
हर वर्ग नहीं नहीं, के ये बराबर है, तो मनुस्मृति और शास्त्रों में बांटा है। उन्होंने ही तो बांटा है जाटों में, सोनकर में, प्रधानुप में। अरे सुनिए तो, ये मैंने नहीं बोलता है, ये जिस पार्टी में आप है उसी पार्टी के महापुरुष बांट के गए हैं। सभी महापुरुषों ने इनको ऋषि महर्षि का काम कहते हैं, उन्होंने मनुस्मृति करके समाज को आप पूरे दलित समाज की बात करिए। मैं दलित चिंतक ही बना रहा हूँ, पूरे समाज की बात है। आप जातियों में क्यों नहीं हूँ? आप उन्हीं जातियों में, आप उन्हीं दलित समाज की जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं भाई साहब। हाँ तो ये किसने बनाई थी? सोनकर जी, आपको सोनकर किसी को जाटो, किसी को धान कौन बना गया? किसको, ये कौन बना के गया? चलिए मैं सैयद मौजूद, अब ठीक है एक बार कालीचरण जी रुकिएगा, ठीक है। दीपक सिंह के साथ सैयद मौजूद साहब, मैं इधर उधर की बात नहीं करता हूं, मैं मुद्दे की बात करता हूं। अगर देखिए बीजेपी इस बार दलित वोट को तो नहीं छिटकने देगा, क्योंकि जब पीडीए से सबक लेके कुछ ना कुछ तो करेगा, कुछ ना कुछ। फिर मुझे ऐसा लगता है सैयद मौजूद साहब, फिर तो हिंदू मुसलमान कर देंगे तो दलित अपने आप आ जाएगा, अगर नहीं चला तो सारी दाव। मैं सही कह रहा हूं? देखिए अभी तो फिलहाल वर्तमान में स्थिति है कि दलित वर्ग पीडीए यानी समाजवादी पार्टी के साथ है। अगर एक वर्ग जो मायावती जी का जाटव समाज को अगर छोड़ दिया जाए, और तो ज्यादातर दलित वर्ग समाजवादी पार्टी के साथ है। आगे राजनीति में परिस्थितियां बदलती रहती हैं, जैसा आपने कहा कि कुछ हो जाएगा, हालांकि ऐसी संभावना नहीं लगती क्योंकि कुछ हो जाएगा, क्योंकि अभी जिस हिसाब से राजनीति चल रही है, आपने देखा होगा कि जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पे भी बहुत ज्यादा कोशिशें की गई कि उसको उस तरफ ले जाया जाए। लेकिन अब जो जेनजी है या जो दलित वर्ग में जो युवा है वो सब समझ रहा है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ, 2024 के चुनाव में मैं एक एससी सम्मेलन में बीजेपी के गया था, और पीछे जाके जब बैठा तो वहां पे ज्यादातर वर्कर्स बीजेपी के ही थे। लेकिन उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि संविधान को बदलने के लिए ये 2/3 मेजोरिटी की मांग हो रही है और हम लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे क्योंकि इससे हमारा आरक्षण तो सही सब वही भ्रम था ना, वही तो जाल बुरा, विपक्ष तो करेगा ही ना, ये तो भ्रम था और उसका फायदा ले गया विपक्ष। भ्रम था या हाँ। चलिए ठीक है संदीप साहब एक आखिरी कमेंट आपका मैं चाहूंगा, संदीप श्रीवास्तव। नहीं, मुझे देखिए इस बात में कोई शक नहीं है कि जो 27 का चुनाव है, जो अभी कालीचरण जी कह रहे थे कि क्या दलित मतदाता बीजेपी के साथ जाएगा, अगर वो जो आपने बात कही अगर हिंदू मुस्लिम हो जाता है तो मुझे लगता है कि वो पूरी तरह से जो चुनाव है वो इस मुद्दे से हटकर वो हिंदू मुसलमान पर भी चला जाएगा, और वहां पर मुझे लगता है जातियां खत्म हो जाती है ना, फिर वहां जातियां खत्म हो जाती हैं एकदम। वहां 27 के चुनाव में बीजेपी को बढ़त और वो होता है एकदम। देखिए आप यूपी को चाहे लाख, देखिए पॉलिटिकल पार्टियां, देखिए संदीप साहब आप भी जानते हैं पॉलिटिकल पार्टियां कितना भी दम भर लें और कोई भी प्रदेश में कि भाई जाति या मजहब या धर्म के नाम पर चुनाव नहीं होते हैं भाई, होते हैं। जंतर मंतर का असर मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। चलिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी मांगे उत्तर में हम बात कर रहे थे संत की छाप दलित पर दाव किसके साथ, ये 27 तय करें। नमस्ते।